अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, यू वाचिंग अपफ्रंट विद मोना आलम। कल भी हमने भरपूर तरह से बात की प्रोग्राम में कि आर्टिकल 63A के हवाले से जो इंटरप्रिटेशन है सुप्रीम कोर्ट की, वो हुकूमती इत्तेहाद को ख़ास तौर पर खासी बुरी लगी और वो वाज़ेह बात है कि PMLN ने उसको री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से तशबीह दी थी जब 2022 में ये पूरा मामला हुआ था और हमजा शहबाज साहब को वजारत आला से हाथ धोने पड़े थे। फिर उसके बाद नाजरीन मामला आगे बढ़ा, उसमें रिव्यू दायर हुआ। रिव्यू क्यों ना लग सका? बर वक्त तो वैसे रिव्यू लगना चाहिए कि अगर एक मामला है और एक प्रेसिंग इशू है तो रिव्यू लग जाता, कोई उसमें कबाहत नहीं थी। लेकिन फिर भी 2 साल की ताखीर के बाद अब जाकर जब रिव्यू लगा है, उसके ऊपर भी नाजरीन कल जो मामला बना जस्टिस मुनीब के खत के बाद से वो हमारे सामने था। और फिर उसके बाद आज नया बेंच बना जब जस्टिस मुनीब ने एक्सक्यूज़ किया अपने आप को कि वो इस बेंच का जो है वो हिस्सा नहीं बन सकते। उन्होंने बहुत सारे एतराज़ात उठाए अपने ख़त में, कल हमने भरपूर उसमें शामिल किए अपने प्रोग्राम में कि वो क्या एतराज़ात थे। लेकिन फिर नाजरीन वो मामला आगे बढ़ा और आज नया जो बेंच बना है, जो तासुर है इस नए बेंच के बारे में वो यही है कि अब जितने जो लाइक माइंडेड इसमें जो जज हजरात हैं वो शामिल हैं और PTI इसी के ऊपर एतराज़ उठा रहे हैं। PTI से ये सवाल ज़रूरी तौर पर बनता है और इस बेंच की फॉर्मेशन पे बिल्कुल जहाँ पर इस बात को देखा जा सकता है एंड इट इज़ एज क्लियर एज वाटर कि वाकई इसमें कोई दूसरी तरफ जो एक थॉट है या जो सोच रखने वाले माइंडसेट के जजेस हैं वो मौजूद नहीं है। बिल्कुल ये तो बात है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। लेकिन नाजरीन किया क्या जाता है, ये ज़रूरी सवाल है जो कि उठाया जा रहा है, क्योंकि जो 3 जजेस थे जिन्होंने उस वक्त ये जो 63A के हवाले से जजमेंट दी थी, उन 3 में से एक तो उसमें मौजूद फॉर्मर चीफ जस्टिस थे उमर अता बंदयाल साहब, वो तो रिटायर हो गए। जस्टिस एजाजुल एहसन साहब भी जो है वो मौजूद नहीं है और उन्होंने खुद सुप्रीम कोर्ट से तमाम जो अपना मामला था वो ख़त्म किया। और फिर एक जज रह गए जो थे जस्टिस मुनीब, उन्होंने भी कल खत लिख दिया जिसमें एतराज़ात भरे हुए थे। तो फिर किया क्या जाता? मतलब PTI अब नए बेंच फॉर्मेशन पे एतराज़ात उठा रहे हैं। ये सवाल पूछना ज़रूरी है कि बिल्कुल यहाँ जहाँ पर एक बात मानने वाली है कि दूसरे थॉट प्रोसेस रखने वाले, दूसरे माइंडसेट रखने वाले जजेस की रिफ्लेक्शन नहीं है इस बेंच में, लेकिन जब वो जजेस ही मौजूद नहीं हैं और एक जो मौजूद हैं वो भी कह रहे हैं कि उनको भी बहुत सारे एतराज़ात हैं, तो फिर क्या कोई दूसरा चारा बचा था या नहीं बचा था? ये एक ज़रूरी सवाल है जो कि आज हम इंशाल्लाह उठाएंगे। बहरहाल इस हवाले से जो आज की समाअत थी उनके अहवाल कुछ नुकात के तौर पर देखते चलिएगा। आर्टिकल 63A की नाजरीन तशरीह के मामले पर और बिलावल साहब मजीद इस पे इज़हार ख्याल किया है और पीपल्स पार्टी खासी कोशा नज़र आ रही है कि ये आईनी अदालत भी बने और साथ साथ जो तकर्रुर है उसके टॉप जज का वो भी वज़ीर आज़म और सदर करें। क्योंकि बिलावल साहब कहते हैं कि जजेस के लगाए हुए जो जज होते हैं वो कौन सा अवाम को जस्टिस की डिस्पेंसेशन कर पाते हैं, वो भी नाकाम रहे हैं। तो बिलावल साहब ने आज दोबारा से ये बात की है। बिलावल साहब बाकायदा बड़े वोकल हैं इन तरामीम के ऊपर कि ये हर सूरत जो है इनका पैसेज होना चाहिए। क्या बिलावल साहब का जो ये रिजॉल्व है किसी काम आएगा और क्या वाकई आईनी तरमीम का पैसेज बिलावल साहब या पीपल्स पार्टी खुद अपनी मेहनत से या अपने कन्विंस करने की पावर से, एबिलिटी से कोई रास्ता निकाल पाएंगे आईनी तरमीम का? ये भी सवाल है। जिस समाअत की बहरहाल नाजरीन बात हो रही है उस हवाले से देखते चलिएगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच ने अपीलों पर समाअत की और बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल शामिल हैं। दौरान समाअत चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि आजकल सुप्रीम कोर्ट में कुछ भी बंद दरवाजों के पीछे नहीं हो रहा। जजेस कमेटी को 9 बजे बुलाया गया और जस्टिस मंसूर अली शाह का इंतजार किया गया। उनकी जानिब से इनकार के बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। नाजरीन ये मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस जो हैं वो अपने तौर पर बता रहे हैं कि क्या रीज़न था कि जिसकी वजह से फिर ये बेंच जो है वो सामने आया। चीफ जस्टिस ने कहा कि लगता है आर्टिकल 63A का फैसला तहरीक अदम एतमाद को गैर मौसर बनाने के लिए था। जब आइन वाज़ेह है तो इसमें अपनी तरफ से कैसे कुछ शामिल किया जा सकता है? याद रहे नाजरीन, कल शर्जील मेमन साहब जब हमारे प्रोग्राम में थे उन्होंने भी यही वाली बात की कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का ऑप्शन तो खुद आइन में मौजूद है। एक तरफ राय दी गई कि मुनहरिफ रुकन डी सीट होगा और दूसरी तरफ कहा गया कि नाअहली की मुद्दत का फैसला पार्लियामेंट करे, तो ये तो तजाद है। जब आइन में लिख दिया है कि नाअहल रुकन डी सीट होगा तो डी सीट होगा। चीफ जस्टिस अदम एतमाद में अगर वोट गिना ही ना जाए तो वजीर आजम हटाया ही नहीं जा सकता, यानी आर्टिकल 95 तो गैर फाल हो गया। बरतानिया में हाल ही में एक जमात ने अपने वजीर आजम तब्दील किए, इस दौरान जमात ने हाउस में अक्सरियत भी नहीं खोई। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि ज़मीर के मामलात के फैसले करना मुश्किल है। हम बतौर जज कैसे फैसले करें कि एक बंदा ज़मीर के ऊपर वोट दे रहा है या नहीं? फैसले से इख्तलाफ करने वाला जज भी बाज़मीर होगा या नहीं? वफाकी वजीर और पीपल्स पार्टी
वफाकी हुकूमत और पीपल्स पार्टी ने नजरसानी अपील की हिमायत की है, जबकि पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट के नए बेंच की तश्कील पर एतराज आयद कर दिया है, जैसे कि मैंने आपसे अर्ज किया पहले। याद रहे, फरवरी 2022 में साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने आइन के आर्टिकल 186 के तहत सदारती रेफरेंस के जरिए सुप्रीम कोर्ट से आर्टिकल 63A की तशरीह करने का कहा था। 17 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A की तशरीह करते हुए कहा कि मुनहरिफ रुकन असेंबली का पार्टी पॉलिसी के बरखिलाफ दिया गया वोट शुमार नहीं होगा, जबकि ताहयात नाअहली या नाअहली की मुद्दत का तयन पार्लियामान करे। ये नाजरीन मामला था जिसके नतीजे में हमजा शहबाज साहब जो हैं उन्होंने चीफ मिनिस्टरशिप अपनी खो दी थी। बाद अज़ां सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A नजरसानी केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। ये नाजरीन पूरे बात का पस मंजर है, इसके ऊपर बात करेंगे। और एक डेटा के तौर पर एक इजाफी चीज़ भी देखते चलिएगा जो कि काउंटर टेररिज्म के हवाले से है कि जो CTD के मामलात हैं या जो एंटी टेररिज्म कोर्ट्स के मामलात हैं उनमें भी नाजरीन पेंडेंसी नज़र आती है। हुकूमत कहते हैं कि ये तमाम तर मामलात, आईनी तरमीम, सबका मकसद ये है कि पेंडेंसी ख़त्म हो अदालतों में, अदालतें इंसाफ दे पाएँ। नाजरीन को दिखाइएगा। नाजरीन, ये जो एक ग्राफिकल इसकी रिप्रेजेंटेशन है कि ये जो ATC के मामलात हैं सूबों के हवाले से, जैसे आप अपनी स्क्रीन्स पर देख सकते हैं कि कितनी पेंडेंसी है। ये 2023 का डेटा है, यानी दिसंबर 2023 का। उसमें बलूचिस्तान में 208 मामलात हैं, KP में 195 हैं, सिंध में 115 हैं, पंजाब में 48, GB में 39, जबकि AJK और इस्लामाबाद के जो फिगर्स हैं वो डिटर्मिन्ड नहीं है, अनडिटर्मिन्ड हैं। तो नाजरीन, पेंडेंसी तो बहरहाल मौजूद है। तो क्या ये मजीद मैंडेट कर देता है, मैंडेटरी कर देता है इन तरह की आईनी तरमीम को? ये भी इंशाल्लाह आज सवाल उठाएंगे अपने मौजूद पैनल के साथ। फौरी तौर पर रुख करती हूँ नाजरीन, जो हमारे साथ शुरका शामिल गुफ्तगू हैं। जनाब अजहर सिद्दीक साहब ने हमारा साथ दिया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करते हुए। लीगल मैटर्स सारे अपनी पार्टी के हवाले से देखते हैं, बल्कि ये जो 63A वाला मामला था उसमें भी अजहर साहब ने ही ये तमाम तर मामला लीगली आगे बढ़ाया था। वेरी वार्म वेलकम आपको अजहर साहब। हसन रजा पाशा साहब भी मुझे शॉर्टली ज्वाइन करेंगे। हसन मुर्तज़ा साहब भी हमारे साथ हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के स्टॉलवर्ट हैं और तमाम तर मामले पे अपनी जमात का मौक़िफ़ रखेंगे। बहुत सारी बातें, सरगोशियाँ भी चल रही हैं पीपल्स पार्टी के हवाले से, तो वो भी हम आपसे जानेंगे। हसन रजा पाशा साहब भी हमें शॉर्टली करेंगे ज्वाइन, बट हसन मुर्तज़ा साहब आपको बहुत खुश आमदीद, वार्म वेलकम। राना सिकंदर हयात साहब शॉर्टली हमारे साथ होंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से सूबाई वज़ीर हैं पंजाब के। बात का आगाज़ आपसे करना चाहूँगी अजहर सिद्दीक साहब के जी हसन साहब, राइट, हसन मुर्तज़ा साहब, मैं आपकी तरफ ये पहले अगर मामला ले आऊँ, आप अगर इस पे फरमाएं कि ये क्या चल रहा है, क्योंकि बिलावल साहब खासे इसमें डिटर्मिन्ड हैं कि हर सूरत ये आईनी तरमीम होनी चाहिए। फिर हमने कुछ बातें ये भी सुनी हैं कि JUI और मौलाना साहब को जो दरअसल मनाने का नुस्खा है वो किसी के पास नहीं है सिवाय बिलावल साहब के पास। ये जो आपकी तरफ से या कुछ बड़े टॉल क्लेम्स पीपल्स पार्टी के हवाले से किए जा रहे हैं कि आप लोग कन्विंस सिर्फ कर सकते हैं JUI को, क्या ये क्लेम्स दुरुस्त है? बहुत शुक्रिया जी। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आईनी तरमीम के हवाले से बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है। हम आज से नहीं है, हम किसी के दिए हुए मसवदे पे नहीं है। हम तो जब COD साइन हुआ जिसपे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने इत्तेफाक किया, उसके अंदर ये शिक मौजूद थी कि हमें आईनी अदालतें बनानी चाहिए, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसकी सबसे बड़ी विक्टिम है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायद शहीद को 45 साल के बाद अधूरा इंसाफ मिला। हम नहीं कहते कि हमें आज भी इंसाफ मिला है, और वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि अदालतें जो है वो इतना ताखीर कर देती हैं इंसाफ की फराहमी में कि वो इंसाफ जो है वो इंसाफ ही नहीं रहता। आदमी दादा एक केस करता है, और हम तो इससे भी आगे एक स्टेप सोच रहे हैं। हम तो कहते हैं कि लोअर कोर्ट्स के अंदर भी क्रिमिनल और सिविल जो है वो अलग-अलग अदालतें होनी चाहिए ताकि लोगों को जल्दी उनका इंसाफ मिले। ये कौन सा तरीका है कि अदालतें बनने से समझा जा रहा है कि शायद किसी मखसूस जज की जंग लड़ रहे हैं। हम किसी की जंग नहीं लड़ रहे, हम तो अपने उस पुराने मुतालबे पे कायम है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक मौक़िफ़ डे फर्स्ट से है, और उसके लिए चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो फिर हसन साहब एक बड़ा जरूरी सवाल आ जाता है कि PTI वाले ये मुतालबा कर रहे हैं कि ये बहरान खत्म हो जाएगा। बहुत आसान तरीका है, और वो ये है कि आप क्योंकि इत्तेहादी तो है ना, वजीर आजम तो दरअसल हैं ही वजीर आजम इसलिए क्योंकि आपके वोट्स हैं उनके साथ, तो ये बड़ा आसान तरीका है कि आप अगले चीफ जस्टिस का जो भी सीनियोरिटी के हवाले से बनते हैं
जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, उनका नोटिफिकेशन अगर निकाल दे हुकूमत तो खत्म हो जाए, बहरान ही खत्म हो जाए। मुझे इजाजत दीजिएगा, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, वापस आऊंगी, ये सवाल आपसे अर्ज करूंगी। स्टे विद अस नाज़रीन। जी वेलकम बैक नाजरीन। हसन मुर्तज़ा साहब, आप कुछ फरमा रहे थे, वो बताइएगा बात कि एक नोटिफिकेशन की मार है, सारी कंफ्यूजन खत्म हो जाए और सारा जो भी बहरान मचा हुआ है वो भी खत्म हो जाएगा, नए चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन निकाल दें। देखें, बड़ी अच्छी बात है ये, अगर उनको ये ख्याल आया है और ये बात बैठ के करनी चाहिए, अगर वो इस बात पे आमादा है तो यकीनन आए, बैठे। हम तो कहते हैं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो ऑन बोर्ड होनी चाहिए और आईनी तरमीम अगर मुतफिका हो तो वही जो है वो असल आइन की रूह ही वो है। सही बात है। आइन पे तो किसी को एतराज ना हो कि ये गलत है, ये किसी को फेवर कर रहा है, किसी की मुखालफत हो रही है, तो बड़ी अच्छी बात है। वो अपनी इसी तजवीज के साथ आए, बैठे। अगर वो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बात करना चाहते हैं, वो बात कहीं और करना चाहते हैं, तो फिर फोरम ये मुनासिब नहीं है। अगर वो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ ही बात है तो वो यकीनन तशरीफ लाए, इसी तजवीज पे लाए, तो बैठ के डायलॉग के जरिए ही हल हो सकती है ना। कोई चीज होगी जो इनकी ठीक होगी, वो हम भी मानने को तैयार हैं। जो हमारी तरफ से कोई बेहतर राय, जैसे नोटिफिकेशन वाला मामला है, ये तो तमाम तर तरामीम से ऊपर है ना। आप जिस तरह कह रही हैं, हम तो ये समझते हैं कि आने वाले जज साहब भी हमारे लिए बड़े मोहतरम है, बड़े काबिल एहतराम है। और अगर ये मंसूर अली शाह साहब के हवाले से आप मुखातिब हैं, आने वाले जज जो है वो कोई इनको फेवर दे लेंगे, तो फिर मखसूस किसी शख्स के लिए तो ये जद्दोजहद कर रहे हैं ना। पीपल्स पार्टी तो नहीं कर रही। पीपल्स पार्टी तो आने वाले को भी अपना समझती है और जाने वाले को भी अपना समझती है। हम तो कहते हैं कि ये सारे जज हमारे, हम सब के हैं, वो किसी एक जमात के लिए या किसी एक शख्स के लिए नहीं है। तो हाजिर हैं हम, इनकी ये तजवीज भी सर आंखों पे आए, लेकिन बैठ के देना। ये मीडिया के ऊपर तो मामलात जो हैं, अच्छी बात है, उन्होंने तो काबिल कबूल है, आए बैठे करें, देख लेते हैं। यानी आप कहते हैं ये वाला मामला भी हो जाएगा, लेकिन वो उसको भी आप मशरूत कर रहे हैं कि वो मुज़ाकरात आपके साथ अगर इस मामले पे करना चाहते हैं, नोटिफिकेशन के मामले पे। देखिए, बात तो बैठ के ही करनी है ना। अब ये हम सुबह नोटिफिकेशन ला के और वो हम न्यूज पे बैठ के इनको दें जी कि ये नोटिफिकेशन हो गया, अब हुक्म करें, चीजें इस तरह तो नहीं। अजहर साहब, ये अमेंडमेंट आनी है, जो उसका तरीका कार है उसके मुताबिक आए, बैठे और बात करें। वेरी फेयर। अजहर साहब, आपने ये वाली हसन मुर्तज़ा साहब की गलत नहीं, वो ये कहते हैं कि आप लोग बात ही जब करने को तैयार नहीं है, आप कहते हैं आपने बात ही सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से करनी है, तो फिर क्या करें सियासी जमातें? मतलब डेडलॉक फिर आप लोगों ने क्रिएट किया ना। और दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि अब जो बहुत एक आम फहम सवाल है जो मैंने इब्तिदा में उठाया है और हर किसी के जहन में है, ठीक है, आप कह रहे हैं कि जिन लोगों ने फैसला दिया 63A का, उन जज हजरात का होना जरूरी है जो रिव्यू सुन रहे हैं, लेकिन जब दो उनमें से रिटायर हो गए, एक ने कल एतराजात भरा खत लिख दिया और आज भी चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि उन्होंने मंसूर अली शाह साहब का वेट किया आखिर तक, जब वो नहीं आए तो फिर उन्होंने ये बेंच तश्कील दे दिया, तो और क्या करते? अजहर साहब, आपसे सवाल है। जी बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, चूंकि मैंने रिव्यू बहस की है मैंने, तो ज्यादा बेहतर मेरे पास आर्गुमेंट हो जाएंगे। मैं आगे चलने से कबल ना बस एक चंद शेर है, वो चूंकि बैठे हुए इनकलाबी हमारे भाई बैठे हुए थे मुर्तज़ा साहब। चलते हैं दबे पांव कोई जाग न जाए, गुलामी के असीरों की यही खास अदा है, होती नहीं जो कौम हक बात पे यकजा, उस कौम का हाकिम बस उनकी सजा है। हमारे अब कसूर ये है कि इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट हावी आई हुई है, वो कुत्ते जिनका ना आइन से कोई ताल्लुक है ना कानून से ताल्लुक है। और ये वो अपना जो आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन जो बिल था, वो तो सियासी जमातों ने बनाया नहीं, वो तो खुद उस वजीर कानून ने बता दिया। मैं सिर्फ ये थोड़ी सी तबदील इसलिए बना दूंगी, समझ सकें आप। ये जो है ना, ये सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक ऑर्डिनेंस के जरिए आया। ऑर्डिनेंस बिल्कुल इमरजेंसी के हालात नहीं है। आइन का आर्टिकल 89 बड़ा क्लियर है, बहुत वाज़ेह है। यानी ये हम पे इल्जाम लगता रहा ऑर्डिनेंस का, लेकिन इन ऑर्डिनेंस का सहारा पर्सन स्पेसिफिक किया। रिमांड 14 दिन का पार्लियामान ने किया और असदुद्दारी साहब बाहर गए तो उन्होंने 40 दिन का रिमांड किया। सिर्फ इमरान खान रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। इस ऑर्डिनेंस का मकसद क्या है? इसका मकसद क्या है? आईनी तरमीम पास कर, ये बनाना ही था कानून। पार्लियामेंट बड़ी मुकद्दम है ना,
जब वो बैठी हुई थे, जब वो सारे बांध के बिठाए हुए थे मेंबर पार्लियामेंटेरियन, बांध के बिठाए हुए थे, और क्या था, और क्या था, तो सेनेट के अंदर सारे वो तो नहीं सर, हमने देखे कई मर्तबा, अब इस बात को 10 रोज तक कुछ हो गए अजहर साहब, हमने कई मर्तबा इस पे बात की है। मैं अर्ज कर लूं, हुकूमती जितने भी लोग हैं ना, वो ये कहते हैं कि वो तो काबीना में भी कभी वो जो भी बिल था वो कभी पुटअप ही नहीं हुआ, और ये तो सिर्फ उस दिन बहस होनी थी। आप लोगों ने ये अज्यूम कर लिया कि वोटिंग के लिए उस दिन इजलास बुलाया हुआ था। वो सरासर इस बात की आप समझे नफी करते हैं, तरदीद करते हैं, इंक्लूडिंग पीपल्स पार्टी, इंक्लूडिंग पीएमएलएन। जो मर्जी कहते रहे, ये उनके एमएनए एमपीए से मेरी बातें हुई हैं, एमएनए से बातें हुई हैं, मैं तो उसको, मुझे अगर कसम खाने का भी कहे तो मैं खा दूंगा। अरे कि इसके हवाले से उन्होंने कहा कि बाकायदा मजबूरी, इतनी बड़ी मजबूरी गया है, हमें मजबूर। और देखें तो अच्छा नहीं लगता, ये कानून बनाता तो पार्लियामेंट बनाती बड़ी खूबसूरत, अच्छा होना था। सही हो गया, बिल्कुल। मास्टर ऑफ द रोस्टर ये अपना पुराना कानून चला रहा था और कहा कि चीफ जस्टिस ने बेंच पर आने, इन्होंने कहा कि नहीं, चीफ जस्टिस की बजाय ये कमेटी के पास होनी चाहिए। कमेटी के बाद ऑर्डिनेंस के जरिए क्या तब्दीली की, चीफ जस्टिस नॉमिनेट करेगा, उनको दोबारा इस्तेकाक दे दिया। ठीक है जी, ये बात बिल्कुल सही है। एक और बड़ी जबरदस्त बात है, रिव्यू के हवाले से एक और बात बताता चलो। आर्टिकल 188 बड़ा क्लियर है, फॉरवर्ड केस है, पीएलडी 2016 सुप्रीम कोर्ट का। जस्टिस कादरी फाइज साहब उसमें लिखते हैं, देयरफॉर रिव्यू पिटीशंस आर प्लेस्ड बिफोर अ बेंच ऑफ न्यूमेरिकली द सेम स्ट्रेंथ ऑफ व्हिच द ऑथर जज अनलेस ही हैज रिटायर्ड इज ऑलवेज अ मेंबर। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कब कहा उन्होंने इनकार करने के लिए? उन्होंने जल्दी किया, उन्होंने एतराज किया ना, इतने लंबे एतराजात लिखे सर। नहीं, मेरा एक सवाल है ना, क्या यानी इतनी जल्दी क्या थी? कोई आसमान टूट रहा था? यानी ये क्या है, क्या था, वजह क्या है कि पर्सन, और वजह क्या है? जस्टिस कादी फाई साहब कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के चीफ जस्टिस बनना चाहते हैं, तो और उन्हें सुनना भी नहीं चाहिए केस, क्योंकि बराह रास्त उनके हवाले से है। और फिर ये हम ख्याल बेंच की जो बातें हम करते आए या ये करते आए ना, चले मैं मान ले आप सुनना चाहते हैं तो आए फुल कोर्ट बना लें, आए फुल कोर्ट बनाए, फुल कोर्ट। जो कि मैंने इस केस में बहस की, और मैं बड़ी सिंपल सी मिसाल आपको देता होता हूँ। हम एक बेसिक प्रिंसिपल है, डॉक्ट्राइन है, फ्रूट ऑफ अ पॉइजनस ट्री। डकैती मारी माल मसरूका के कि वो आपको मिल जाए, आपको क्यों मिलेगा माल मसरूका? आपको सजा भी होगी, माल मसरूका वापस करना होगा। इसी तरह नैब में करप्शन की, आपने प्ली बार्गेन करनी है, अच्छा प्ली बार्गेन कर लें, प्ली बार्गेन करेंगे तो वो पैसे वापस देने होंगे और आपकी नाअहली भी होगी। तो ये जो बात है ना, और री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का एक अजीब सा बात है, चूंकि मैंने बहस की हुई है जुल्फकार अली भुट्टो साहब का पुराना दौर, मैंने हिस्ट्री सारी निकाली डिफेक्शन के ऊपर। आप जुल्फकार अली भुट्टो साहब के आने से पहले आई चंद्रीगढ़ नून 3 वजीर आज़म यके बाद दीगर उठा के तहरीक अदम जमात से बाहर फेंके। उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने रोकना है। जुल्फकार अली भुट्टो साहब की तारीख पढ़ के देख ले। फिर 18वीं तरमीम आई, 18वीं तरमीम में आके कहा कि जनाब हमने छांगा मांगा की सियासत खत्म करनी है। आप लाइसेंस देने लगे हैं ना छांगा मांगे, क्या जमहूरी हुकूमतें लाइसेंस देती है? जी, ये बड़ा सीरियस एलिगेशन है। राना सिकंदर साहब भी हमारे साथ हैं, मैं उनसे बात कर सकती हूँ या? राइट, ओके, राना सिकंदर साहब भी शॉर्टली हमें ज्वाइन कर रहे हैं, साथ उनका कैमरा हम पैच कर रहे हैं। लेकिन बहुत सीरियस एलिगेशन नहीं है हसन मुर्तजा साहब आपकी जमात की तरफ, जिन लोगों ने छांगा मांगा की सियासत खत्म करनी थी? वेलकम कर दूं मैं राना सिकंदर हयात साहब, वेरी वार्म वेलकम, वजीर तालीम पंजाब पीएमएलएन के स्टॉलवर्ट, आपको भी खुश आमदीद। मैं आपकी तरफ आती हूँ राना साहब, सुन लूं क्या कह रहे हैं हसन साहब एज अ काउंटर टू द एलिगेशंस जो उनके ऊपर अजहर साहब ने लगाई हैं उनकी जमात पे। जी हसन साहब। देखिए, मेरी जमात पे तो कोई भी छांगा मांगा का इल्जाम नहीं लगा सकता, ना ही कभी हमने छांगा मांगा की है। कोई एक मिसाल दे दें जिसमें हम विक्टिम जरूर रहे हैं छांगा मांगा के, लेकिन हम छांगा मांगा के हमने कभी भी नहीं की। हम आज भी ये कहते हैं कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए, और बड़ी अच्छी बातें की अजहर साहब ने करप्शन के हवाले से, और फिर उन्होंने भुट्टो साहब को पढ़कर की। तो मैं कहता हूँ ना कि भुट्टो साहब के 303 के नाम से करप्ट लोगों को निकाला गया था, वो भी पढ़ा होगा अजहर साहब ने। वो 303 कौन कौन लोग थे, वो उनका भी जिक्र होना चाहिए, उनकी औलादों से भी वापस लेना चाहिए। 190 वो जो मिलियन पाउंड है कोई, वो भी काफी बात कुछ सुनी जाती है। राना सिकंदर साहब ने ज्वाइन किया है, वो उस पर ज्यादा वजाहत करेंगे। मैं तो बड़ा छोटा सा कारकुन हूँ, मैं तो 190 सुन के ही मेरा तो वो हिसाब किताब ही खत्म हो जाता है। तो वो ज्यादा तफसील से बता सकते हैं कि वो उसका बेनिफिशियरी कौन था। तो ये सारी चीजें बिल्कुल वो सही कह रहे हैं। चोर को
आप जब तक नहीं पकड़ोगे उस वक्त तक नहीं होगा। हम चोरी पे सिर्फ ये मौकफ हमारा हमेशा रहा है कि चोर को सजा दें। आप अपने ज्यादा मफाद के लिए, अपने पॉलिटिकल माइलेज के लिए आप चोर चोर डाकू डाकू ये चीज ना करें। चोर तो जो भी है, वो चाहे पीपल्स पार्टी में हो, चाहे पीएमएलएन में हो, चाहे तहरीक इंसाफ में हो, उसको सजा मिलनी चाहिए। सही हो गया। और चोर चोर होता है। खुद जो पैरामीटर्स खुद किए कि जब चोरी का इल्जाम लग जाए तो उसके बाद आपको वो ओहदा छोड़ के चले जाना चाहिए। अगर आप बेगुनाह हो तो ठीक है, और गुनहगार हो तो जेल जाए, माल वापस करें चोरी का। कौन कहता है चोर से चोरी का माल वापस ना लो? हम नहीं कहते। वो तो बात हो रही है ना 63A के हवाले से कि उसमें जो पैसे अगर वो कहते हैं कि लोग खरीदे गए, आप तो जेनेरिक बात फरमा रहे हैं ना हसन साहब। चोरी आईनी हो, चोरी माल की हो, चोरी जायदाद की हो, चोरी चोरी ही है। नहीं, ये बताइएगा, ये बिलावल साहब की बात सुन लें। बिलावल साहब की बात सुन लें, हसन साहब इस पे फरमाइएगा। वो कह रहे हैं कि ये तो आप इनकरेज कर रहे हैं फ्लोर क्रॉसिंग को। सुनिएगा बिलावल साहब क्या कह रहे हैं हॉर्स ट्रेडिंग हवाले से और 63A के हवाले से। हमने 63A इसलिए रखा, हम हॉर्स ट्रेडिंग पे कत्ल लाना चाह रहे थे, मगर हम पार्लियामान के मेंबर्स को गुलाम नहीं बनाना चाह रहे थे, उनका वोट का हक छीनना नहीं चाह रहे थे। मैं जो मौजूदा चीफ जस्टिस है उसके लिए कोशिश नहीं कर रहा हूं। दोनों जज साहिबान के किरदार है, मेरा कोई एतराज नहीं होगा कि उनमें से जो भी आए और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे बैठे। आई हैव नो इश्यू। जी हसन साहब, एक जुमले में जवाब इसका अगर आपसे मिल जाए, फिर मैं राना साहब की तरफ बढ़ूं इन मामलात पे। कर रहा हूं, तो हम कब कह रहे हैं फ्लोर क्रॉसिंग का? जब आप कह रहे हैं कि वोट का हक ना छीना जाए, मुनहरिफ रुकन का वोट का हक है, तो ये तो एक नई आप इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं ना। फ्लोर क्रॉसिंग को दूसरी जबान दे रहे हैं। इस तरह से आप फ्लोर को नहीं रोक सकते। इस तरह से फ्लोर को रोकना कि किसी का वोट का हक छीन लेना, ये तरीका कार नहीं है। ये अदालत को किसने हक दिया है कि अदालत जो है वो ये कह दे कि जुर्म भी नहीं होना, जुर्म भी काउंट नहीं करना, और आपको डी सीट भी करना है, और तायाद नैल भी आपको करना है। ये तो फिर आइन को रीराइट करने वाली बात ही है ना। आइन में तो ये चीज नहीं है। अगर कोई आदमी फ्लोर क्रॉस करता है तो बिल्कुल उसके खिलाफ केस होना चाहिए, जो तरीका कार है। लेकिन वोट गिनना चाहिए, आपको लगता है? मेरी सुने ना, उसके मुताबिक उसके खिलाफ कार्रवाई हो। वो अब देखें, वो ये कह दे कि अब पार्लिमानी पार्टी का हेड, जहां पे उनको फायदा नजर आए, पार्लिमानी पार्टी का हेड फैसला करेगा। ये कैसे है? एक पार्टी हेड जो है वो आपको टिकट देता है, उसके मैनिफेस्टो पे आप इलेक्शन लड़ते हैं, पार्लिमानी लीडर किसी को बना दिया जाता है, तो क्या पार्लिमानी लीडर उसका करेगा? फिर जो पार्टी का हेड है, जिसके मैनिफेस्टो पे आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, उसको आप फारिग कर रहे हैं। मैं पूछती हूँ ये वाली बात। सिकंदर हयात साहब भी ऑल इन स्माइल्स हैं। सिकंदर हयात साहब, आप इस पे क्या फरमाते हैं? क्योंकि मरियम नवाज साहिबा बिफोर शी वॉज द चीफ मिनिस्टर, वो ये बात कहती थी, जीबी के जलसे में खास तौर पे उन्होंने की थी और बड़ी मकबूल हुई थी उनकी वो बात। उन्होंने कहा लोटों से हमारी जमात में किसी लोटे की कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये एक ट्रेंड क्या आप लोग दोबारा अपने मफाद के लिए इनकरेज नहीं कर रहे, अगर आप कह रहे हैं कि वोट काउंट किया जाए? इसी तरह से हमजा शहबाज साहब भी उस वक्त चीफ मिनिस्टर बने थे 2022 में। और मैं आपको सुनाना भी चाहती हूँ कि अली अमीन गंडापुर साहब एक और इल्जाम लगा रहे हैं वजीर आला मरियम नवाज साहिबा की तरफ। उन्होंने क्या कहा है, इसका भी जवाब फरमाइएगा। फिर कहते हैं औरत कार्ड क्या है? मेरी खवातीन जेल में औरतें नहीं है क्या? पूरे पाकिस्तान में एक औरत ये मरियम नवाज रह गई है? ये जो उस वक्त अल्फाज इस्तेमाल कर रही थी, जरा वो भी दिखाओ। ये काम नहीं चलेगा। ये एक मुल्क में, एक रियासत में दो दस्तूर नहीं चलेंगे। जी राना सिकंदर हयात साहब, एंड आई वुड आल्सो एक्सटेंड अ वेलकम टू हसन रजा पाशा साहब, वेरी डेकोरेटेड लॉयर हिमसेल्फ, और तमाम मामले पे अपनी जो तमाम तर एक्सपर्टीज है वो हमारे साथ रखेंगे। खुश आमदीद वंस अगेन। जी सिकंदर साहब, औरत कार्ड का भी इल्जाम लगाया है गंडापुर साहब ने चीफ मिनिस्टर मरियम साहिबा पे। सर मैं समझता हूँ कि देखिए, अगर एक दफ़ा पहली दफ़ा अगर हिस्ट्री के अंदर किसी खातून को चीफ मिनिस्टर बनने का मौका मिला है, तो मैं आई विल नॉट वांट टू स्टूप टू द लेवल ऑफ अली अमीन गंडापुर साहब, बिकॉज उन्हें अमूमन अब KPK के अंदर लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि एक ऐसे चीफ मिनिस्टर हैं जिनमें शायद ब्रेन मिसिंग है। ये मैंने अपने दोस्तों से जोक सुने। सिकंदर साहब, आई डोंट नो, मेरा आई एम नॉट बीइंग एबल टू लिसन टू हिम। ये बात बड़ी ज़रूरी है जो उनसे करने वाली है। जी सिकंदर साहब, सॉरी, प्लीज गो अहेड। आवाज आ रही है जी आपको? जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है, गो अहेड।
ओके, जो आई एम कमिंग बैक टू द पॉइंट, मैंने कहा जी आई डोंट वांट टू स्टूप टू गंडापुर साहब्स लेवल, बट मेरा सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हमें शायद इनकी बातों के अलावा कारकर्दगी जो है 6 महीने की, फर्स्ट 100 डेज की, फर्स्ट 6 मंथ्स की, अबाउट 180 डेज की, उस पर शायद गुफ्तगू कर लेनी चाहिए कि एक तरफ ऑटिज्म स्कूल्स बन रहे हैं, न्यूट्रिशन प्रोग्राम आ रहे हैं, वुमेन हॉस्टल्स बन रहे हैं, IT यूनिवर्सिटीज बन रही हैं, दूसरी तरफ वो बंदूकें लहरा के आज की नौजवान नस्ल को तोड़ना सिखा रहे हैं गाड़ियों के शीशे, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि खवातीन, मतलब खवातीन सबके घर में, अली अमीन गंडापुर के घर के अंदर भी बहने हैं, उनके घर के अंदर भी माएँ हैं। मैं सिर्फ उन्हें ये रिमाइंड कराना चाहता हूं कि वुमेन एम्पावरमेंट का दर्स ना सिर्फ हमारा आइन देता है, बट हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हो से ये सफर शुरू हुआ था। कभी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें काम करने से नहीं रोका, कभी उन्हें तिजारत करने से नहीं रोका। तो जो ये कमेंट्स दे रहे हैं, जरा पहले प्लीज अपनी इस्लामी तारीख पढ़ ले। दूसरा, लाइक आई सेड, गंडापुर साहब, मैंने तो उन्हें इन्वाइट किया था कि इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी का नंबर है 183, मैं सूबाई वजीर हूं, मैं उन्हें लाहौर से रिसीव करूंगा प्रोटोकॉल के साथ, अपने हलके में लेके जाऊंगा, आए मेरे हलके के अंदर जलसा करें। ये कहते हैं ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है, मैं इन्हें बताऊं कि इनकी नहीं, सिकंदर साहब अजहर साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं आपकी बात पे, बट सिकंदर साहब जब वो आते हैं जलसे के लिए तो आप वेलकम के अलावा तो सब कुछ करते हैं। वो कहते हैं उनका तो जो वेलकम है और जो स्वागत है वो टीयर गैस से किया जाता है, पैलेट गन से किया जाता है। पिछली दफा आए थे लाहौर, पिछली दफा आए थे लाहौर, जलसागाह के अंदर पहुंचे। आप मुझे ये बताएं कि अदरवाइज एक ये वेरी कॉन्सेप्ट बाखुदा उस दिन मैं सारे लाहौर में जर्नलिस्ट को लेके घूमा हूं, ये बताएं किसी चौक में एहतजाज हुआ होता, किसी घर के बाहर लोग जमा हुए होते, ये लालिक चौक और लिबर्टी हमारे सामने यहां पे लोग निकलते थे, वहां पे भी लोगों ने निकलना बंद कर दिए, बिकॉज ये इनका झूठ है अगेंस्ट देयर परफॉर्मेंस। ये कहें ना कि 4 साल में इमरान खान ने ये काम की है, ये कहें 4 साल में हमने KP में वही मेट्रो जो हमने आधी कीमत में बनाई, जंगला बस कहते थे, फिर जाके उसकी फोटोकॉपी की, आज देखें पेशावर की मेट्रो का हाल और देखें लाहौर की कैसी। अजहर साहब आप मुस्कुरा रहे हैं, आपका आप भी जाहिर लाहौर से हैं, कौन निकला था? वो बिलियन ट्रीज, वो कहते हैं उन्होंने सहाफियों को उसको जाके दिखाया है कि आपका जलसा नहीं जलसी थी। अच्छा, मैं अमूमन नहीं कहता, लेकिन और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की मैंने उस दिन शाम को। आजकल कहना पड़ जाता है कि यार खुदा को हाजिर नाज़र जान के अगर मैं कोई कसम खाने का कह दूं तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं तो जो कि खुद वहां था, मैंने SSP ऑफिसर के लोग रिंग रोड के ऊपर लोगों को रोकते देखे हैं। मैं सबूत दे देता हूं आपको, 487 सिर्फ लाहौर के डिटेंशन ऑर्डर थे। मेरे भाई कह रहे हैं ना, कंटेनर मैंने नहीं, मीडिया ने दिखाए, लोगों को गिरफ्तारियां मैंने नहीं, मीडिया ने दिखाया। मैं तो ऐसी और मैं बड़ा सिकंदर साहब का बड़ा मैं रिगार्ड करता हूँ, मुझे अच्छे आदमी है। औरतों का दर्द हमें दे रहे हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद, औरतों का दर्द हमें दे रहे हैं आलिया हमजा, औरतों का दर्द हमें दे रहे हैं सनम जावेद, औरतों का दर्द हमें भाई बहनों 80 साल खातून को, जो बुजुर्ग खातून को पकड़ लिया था, ये हमें दर्द दे रहे हैं। कौलो फेल में तदाद को मुनाफकत कहते हैं। ये सवाल इस वक्त नहीं है, इस पर किसी दिन फिर गुफ्तगू कर लेंगे। जहां तक जो है ना अली मीन गंडापुर के हवाले से अभी परेशान क्यों होते हैं, अभी आ गई है, अभी है ना जलसा फैसलाबाद के अंदर, मुल्तान के अंदर, जी, कल जलसा आप लोगों ने कॉल दी है, डी चौक की भी है। सुने बड़ी मजेदार बात भी देख लिए सर जलसे मेरे पिछले हफ्ते भी देखे हैं, आगे भी देखने को तैयार है सर। यू आर वेरी वेलकम। सिकंदर साहब सुन रहे हैं आप जरा, इन्हें कहें फिर अब ये बात ये कहने हैं, कुरान पे कसम खा के कह दे कि 144 के नोटिफिकेशन हुई। मैं अभी 6 तो अभी श्योर कर देता हूँ, मैं सुबह चैलेंज कर रहा हूँ, मैं बता देता हूँ अगर नहीं थे जलसे नहीं तो वो सर ऑन एयर प्रोग्राम में कितनी बड़ी बात की है सिकंदर साहब ने। उन्होंने कहा उनके हल्के में आपको वेलकम कर रहे हैं गंडापुर साहब को कि आए जलसा करे कर ले। आई एम श्योर से आधा घंटा दूर है। इन्होंने फैसला नहीं करना, इन्होंने फैसला नहीं करना, फैसला जिन्होंने करना है वो जो इनके पीछे बैठे हैं, जो एस्टैब्लिशमेंट बैठी है, उन्होंने फैसला करना है। अच्छा, ये भी बहुत संगीन एलिगेशन आप लगा रहे हैं। मैं जवाब मांगूंगी इसका, लेकिन हसन रजा पाशा साहब सर, मैं ऐसे नहीं छोटी बात, शायद वो वही लोग हैं जिनके बारे में ये 2018 में कहते थे कि अंपायर की उंगली खड़ी होने वाली है। शायद वो वही लोग हैं जिन्होंने RTS बिठाया था। शायद वो वही लोग हैं जिनके बारे में कहते थे कि बाजवा साहब और इमरान खान तो ऐसे जैसे 2 सगे भाई हैं। शायद ये वही लोग हैं जिनके बारे में ये कहते थे कि अगर इन्हें किसी ने गद्दार कहा तो वो मुल्क का गद्दार है। शायद ये उन्हीं लोगों की बात कर रहे हैं जिन्हें 2015 में लेके पाशा का जिक्र करना चाह रहे हैं।
शायद मैं थोड़ा कानूनी एतबार पे प्लीज हमें थोड़ा ओरिएंट करने दें, उस तरफ भी आना जरूरी है। तारीख थोड़ी सी जिन्हें आज दफा 144 याद आ गई है, उन्हें याद करा दूं कि सिर्फ एक छोटा सा जवाब दे दूं, दशरंगी रह जाए। सिर्फ एक जवाब दे दूं कि ये बात कर रहे हैं, और मैंने ऑफर दी है, मुझे मेरी ऑफर का जवाब दें। ऑफर का जवाब दे देना, आ जाए। जो भी लोग हैं जो आप कह रहे हैं पीठ पीछे चला रहे हैं, वो उनको खुद ही हैंडल करेंगे ना, अगर वो क्लेम कर रहे हैं कि उनके जलसे में उनके हल्के में कर लें। मैं उसका जवाब देने लगा हूँ। ये जलसे 3 हो रही है, सारे नोटिफिकेशन 144 के विड्रॉ करें, जितने डिटेंशन ऑर्डर जारी किए सारे विड्रॉ करें। 2022 में 10,000 था, फिर 3,500 5,500। अजहर साहब इजाजत दीजिएगा, मैंने पाशा साहब से पूछना है, जो आपने हुबारा बस्टर्ड केस का हवाला दिया है। पाशा साहब सर वेलकम वंस अगेन, आप इंतजार भी कर रहे हैं। कोई बात ये फरमाइएगा, हुबारा बस्टर्ड केस का हवाला दिया अजहर सिद्दीक साहब ने, उन्होंने कहा कि ये कोई नजीर नहीं है कि अगर 3 जजेस मौजूद नहीं है तो फिर आप एक नया बेंच तश्कील दे दें, जैसे कि जिन्होंने पहले सुनी थी 63A और जिनकी तरफ से फैसला आया था। तो ये सेट कि अगर जस्टिस मुनीब का खत था तो इतनी उजलत क्या थी कि बेंच बनाने की, तश्कील करने की, वेट कर लेते, उनको अपनी तरफ दोबारा आप बेंच में शामिल करते। ये जो टाइमिंग है और जो एक जल्दबाजी है, उजलत है, वो दरअसल शुकूक व शुबात बढ़ा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात ये है कि जिस वक्त ये फैसला आया उसके फ़ौरन बाद रिव्यू पिटीशंस फाइल हो गई, और मुझे याद पड़ता है कि जब काजी फैसल साहब ने चीफ जस्टिस का मनसब संभाला, उसके बाद भी ये केस लगने की बात हुई, तो यही एतराज़ किया गया कि अभी टाइमिंग ठीक नहीं। फिर आपको ये भी याद होगा कि इन छुट्टियों में भी ये केस लगने की बात हुई। कमेटी जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत बनी, उसने भी लगाने की कोशिश की, तो उस वक्त भी यही कहा गया कि ये टाइमिंग ठीक नहीं है, ये छुट्टियाँ, छुट्टियों के बाद लगेगा। मुझे समझ नहीं आ रही कि अब ये क्यों ना लगे। चलें, अगर एक फरीक ये एतराज़ कर रहा है कि ये नहीं लगना चाहिए और दूसरा फरीक ये कह रहा है कि लग जाना चाहिए, तो मेरा ख्याल है कि अगर लग जाए तो इसमें क्या मज़ायका है? क्या PTI के अरकान कौमी असम्बली इतने कच्चे हैं कि वो छोड़ देंगे? स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, मैं इतना समझता हूँ कि जो इस वक्त हालात हैं सियासी, उनमें मुझे नहीं नज़र आ रहा कि PTI का कोई MNA छोड़ के जाएगा इनको। अगर वो जाएगा तो वो अपनी कब्र खोद के जाएगा, नहीं करेगा। मुझे नहीं लग रहा। मेरा ख्याल है कि इनको कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने मेंबर्स पे। पहली दफ़ा वर्कर्स को इन्होंने टिकट दिया, इससे पहले वर्कर्स को टिकट नहीं दिया था, और जिन लोगों को जो पैराशूटर थे उनको टिकट दिया, और जब मुश्किल वक्त आया तो वो पार्टी छोड़ के चले गए। अभी आप देख लें वो कहाँ खड़े हैं। लेकिन अभी वर्कर्स को टिकट दिया और वर्कर्स पार्टी के साथ कमिटेड खड़े हैं। मेरा ख्याल है उन पे ट्रस्ट करना चाहिए। और ये फैसला कल बेग योर पार्डन बैरिस्टर गौहर साहब ने एक प्रोग्राम में कहा 2 MNA से उनके राब्ता नहीं हो पा रहा है उनका। देखिए, ये एक चीज़ उनको चाहिए कि वो 491 की पिटीशन फाइल करें, और अगर इनको कहीं शुबह है कि फलां जगह पे छुपाया गया है, कोर्ट्स मदद कर रही हैं। अजहर साहब मुस्कुरा रहे हैं, कोर्ट्स इनकी मदद कर रही हैं। आप देखें, कोर्ट्स मदद कर रही हैं, बिल्कुल कर रही हैं। और आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट कर रही हैं इन योर लीगल एक्सपर्टीज। मैं अर्ज करता हूं, जो कानूनी बात है, 491 सबसे प्रायोरिटी दी जाती है 491 को। हब से बेजा जिसको कहते हैं कि हब से बेजा में रखा गया है, और जो पिटिशनर होता है वो बताता है कि फलां जगह पे रखा गया है, कोर्ट बैलफ मुकर्रर करती है, कोर्ट पुलिस मुकर्रर करती है, वहां से बरामद हो जाते हैं। अगर ये कहते हैं कि पंजाब हाउस में है तो पंजाब हाउस में भेज सकते हैं, लेकिन एक जस्ट कह देना दिस इज नॉट सफिशिएंट। और अगर हुकूमत ने ये छुपा रखे हैं तो ये कंडेम, मैं भी कंडेम कर रहा हूँ, ऑन एयर ये शो जा रहा है, मैं कंडेम करता हूँ इस बात को कि अगर हुकूमत ने इनको उठाया हुआ है तो ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है कि ये आप इस तरीके से अपनी मेजॉरिटी बनाएं। और 63A का फैसला आना चाहिए, जरूर आना चाहिए, क्योंकि इसमें रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उस वक्त भी हमने कहा था, आज भी हम ये कह रहे हैं कि ये इट अमाउंट्स टू बी रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें क्लैरिटी आ जानी चाहिए। अच्छा, ये इसको दोबारा पाशा साहब ने अपनी इंटरप्रिटेशन में कहा है कि ये रीराइटिंग ही था जो 2022 में हुई थी। हसन मुर्तजा साहब, ये जो जलसे की इजाजत का मामला है, जलसे की इजाजत तो होनी चाहिए ना, क्योंकि गुज़िश्ता कुछ रोज पहले शर्मिला फारूकी साहिबा आपकी पार्टी से हमारे साथ थी प्रोग्राम में, उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी को, आप लोगों को भी इजाजत नहीं दी थी पंजाब हुकूमत ने जलसा करने की, जब सदर जरदारी साहब के बर्थडे पे आप लोग जलसा करना चाहते थे मीनारे पाकिस्तान पे। तो ये PTI को मिल जाएगी इजाजत, और मिलनी चाहिए इन योर व्यू? मैंने देखे, मैं तो हर प्रोग्राम में ये कह चुका हूँ कि हर पॉलिटिकल पार्टी को इजाजत मिलनी चाहिए। इजाजत जलसे की क्यों नहीं होनी चाहिए? पॉलिटिकल एक्टिविटी होनी चाहिए,
वो किसी की भी होनी चाहिए। सियासी जमातों को चाहिए कि वो अपना कंडक्ट जो है उसको बेहतर करें, वो ऐसी चीजें ना करें जिससे हमारी सियासी सरगर्मियां जो है उनको रोकना पड़े किसी भी हुकूमत को। हुकूमतें बदलती रहती हैं और ये पॉलिटिकल पार्टीज अगर कमजोर होंगी, पॉलिटिकल सिस्टम कमजोर होगा तो सियासतदान कमजोर होंगे। और हम सारे सियासतदान हैं, हम क्यों इस तरह कर रहे हैं? कल को यही चीजें हमने भी फेस करनी है और हम तो करते रहे हैं। हम कहते थे PMLN के दोस्तों से कि जो आप कर रहे हो ये मुनासिब नहीं है। फिर एक वक्त आया, उन्हें उस चीज का एहसास हुआ, COD साइन हुए, एक दूसरे से माजरतें होती रही। और अब हम तहरीके इंसाफ के दोस्तों को भी हम यही कहते हैं कि आप इस तरह ना करें। बल्कि जब ये नहीं, लेकिन हसन मुर्तजा साहब, एक बात गुजरी बीच में इसी कॉन्वर्सेशन में, अजहर सिद्दीक साहब ने ये क्लेम किया कि वो कह रहे थे मैं तो कसम उठा सकता हूं कि जो तमाम तर MNAs MPs थे आप लोगों के, उनको किस तरह से मजबूर करके जबर के साथ रखा गया था तरामीम के लिए वोट करने के लिए। ये बड़ा टॉल क्लेम नहीं है? बहुत बड़ा इल्जाम है अजहर साहब का आपकी पार्टी की तरफ। नहीं, अजहर साहब कसम ना भी दें तो वो मोतबर आदमी है, उनकी बात पे भी हमें यकीन करना चाहिए। ये उनका कसम देना कोई छोटी सी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, बड़ी ऑफर कर रहे हैं वो। हमें उनकी बात को भी तस्लीम करना चाहिए, क्यों ना करें वो। आप मान रहे हैं, फिर आप सेकंड कर रहे हैं, ये तो फिर बहुत जबरदस्त बात होगी, आप सेकंड कर रहे हैं। मैं उनकी बात को सेकंड नहीं कर रहा, आप दो चीजें ना मिला दें। मैं कह रहा हूँ कि अगर वो कोई बात भी कहते हैं तो हमें उनकी बात पे यकीन होना चाहिए ना, क्यों हम उन्हें कहें कि वो गलत कह रहे हैं। सही हो गया। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि जो उनकी मालूमात है वो दुरुस्त ना हो। ये भी तो मुमकिन है कि वो जो कह रहे हैं वो उनकी पार्टी का मौकफ हो। वो अभी 62-63 की जो हमारी एक जंग है वो शायद उस वजह से समझ रहे हो कि शायद मेरी बात से भी मैं कहीं ना डिस्क्वालीफाई हो जाऊं, तो वो इसलिए उनकी बात को हम वजन देते हैं, उनकी कसम की जरूरत नहीं है। तो लेकिन आप अपनी तरफ तरदीद कर रहे हैं कि किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं था, सारे लोग जो इकट्ठे हुए थे। नहीं ख्याल के कोई भी प्रेशर, मैं सारी उम्र मैं ऑपोजिशन में रहा हूँ जी, सारी उम्र। सही बात। मुझे सिंगल कॉल कहीं से कभी नहीं आई। अच्छा। मैं 3 दफा इलेक्ट भी हुआ। बताएं अजहर साहब। कभी किसी ऑफिस से बादशाह साहब की भी आपने बात सुनी। ये करो, अगर आपके कोई MNAs पकड़े हुए हैं जो कि आप क्यों शक कर रहे हैं अपने MNAs पे, क्या उनकी भी जो लॉयल्टी है आप लोग उनको भी टेस्ट पे नहीं ला रहे? ये कितनी गलत बात है। अगर वो आपके साथ लॉयल हैं और आप लोग उनके ऊपर शुकूक का इजहार कर रहे हैं कि गायब हो गए 2 MNAs, कल कहा है बैरिस्टर गौहर साहब ने, तो वो कितने डिसहार्ट होंगे आपकी बात सुन के सर? अच्छा देखिए, एक बात तो ज़हन में रख लें, खूब पर्दा है चिलमन से लगे बैठे हैं, सांप छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। मेरे शेर में ना सारी बातें मैंने समेट दी हैं। तो हमारे लीडर हैं हसन रजा पाशा साहब, 491 की पिटीशन मैं गिनवा देता हूँ। इमरान रियाज आ गया था इतनी आसानी से। अजहर मशवानी के भाई किस तरह से आए थे, नईम अहमद यासीन को लाहौर से नहीं इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने किस तरह बरामद कराया। ये छोड़ दें इन बातों को। डिटेंशन ऑर्डर तौहीनी अदालत में सजा नहीं हुई एक DCO को, ये अब छोड़ दें। मैं इन बातों में नहीं जाना चाहता। अब मुझे याद आ गया जब चीफ जस्टिस उमर बदियाल होते थे तो पाकिस्तान बार काउंसिल ये सारे कहा करते थे फुल कोर्ट। आज फुल कोर्ट क्यों नहीं मुतालबा है? मेरा एक सवाल है, जो सुनना चाहते हैं ना, आज मेरे साथ करें मुतालबा ये कि फुल कोर्ट बैठे सारे मसले के अंदर, फुल कोर्ट बैठ कर देखे ये क्यों कि हम ख्याल बेंच वाई जस्टिस अमीनुद्दीन को कमेटी में क्यों शामिल किया गया। मैं साहब बात कह रहा हूँ, जस्टिस नईम अफगान को क्यों गया, बाकी जजेस नहीं थे यहाँ, सुप्रीम कोर्ट में सीनियर नहीं थे। आप इस बात को खत्म करने के लिए उन्होंने कहा है ना मंसूर अली शाह साहब का, जस्टिस मंसूर अली शाह का वेट किया, नहीं आए तो फिर हमने बेंच बना दिया गया। नहीं, उसकी एक वजह बुनियाद पर समझिएगा, उनका अपने खत शायद पढ़ा नहीं है, मैं वो खत सामने रख देता हूँ। उन्होंने कहा है कि जो ऑर्डिनेंस आया है ना, ये उजलत में आया है और ये ऑर्डिनेंस हुकूमत यानी पूरा प्रोग्राम किया है सर उस खत पे, वो बिल्कुल मैं तो जस्टिस मंसूर अली शाह की बात कर रही हूँ, नॉट जस्टिस मुनीब। नहीं, मैं बड़ी जबरदस्त बात करने लगा हूँ। री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मैंने जो कि ये 63 में मैंने बहस किया हुआ है ना, मुझे तो पता ना, फूड ऑफ द प्रेजेंट ही मैंने आपके सामने है, ये हमें बता रहे हैं ना कि री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चले मैं आज आपके सामने रखता हूँ। अब हमजा ने हलफ लेना था, आइन में लिखा हुआ है कि हलफ लेना है गवर्नर और सदर ने। फिर क्या हुआ था, लाहौर हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं चीफ अपना स्पीकर लेगा। कहाँ लिखा है इनके अंदर? इसको कहते हैं री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ ये मामला था जी। हाईकोर्ट ने कहा, मैं उसको नहीं मानता, वो रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अदालतों का इख्तियार है। फिर क्या कहता, इलेक्शन की डेट 90 दिन में इलेक्शन नहीं हुआ, में लिखा था ना,
वो लिखा हुआ है सदन ने डेट देनी है। गलत तो नहीं है फिर पाशा साहब जो वो कह रहे हैं कि बेंच हम लोग अभी भी फुल कोर्ट की डिमांड कर रहे हैं जो पहले आते थे, तो इसमें क्या बात है? मैं इसकी अर्ज करता हूँ। देखें, हमने उस वक्त जब ये 63A का केस था, मैं खुद उस वक्त में शामिल था जिसमें 7 सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबका प्रेसिडेंट्स थे, पाकिस्तान बार काउंसिल के 8 मेंबर्स थे, और हमने उस वक्त कहा था कि खुदारा आप इस केस को सुने, ज़रूर सुने, लेकिन फुल बेंच बैठे। उस वक्त मेरे दोस्त ये एतराज़ करते थे कि क्या ये जजेस नहीं है सुप्रीम कोर्ट के, ये काफ़ी है, 5 मेंबर बेंच है, ये सुने। पूरी बात सुन लेना सर, एक तो इनकी बड़ी बुरी आदत। अच्छा, बहरहाल मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, अब ये केस अपील में नहीं है, अब इस केस को, ये रिव्यू पिटीशन है, और रिव्यू में वही बेंच सुनेगा जिस बेंच ने करेक्ट, जिन्होंने फैसला दिया। सही हो गया। अगर अपील होती फिर फुल बेंच का हम इनके साथ हम आवाज होके कहते हैं कि फुल बेंच बनाएं। क्योंकि ये रिव्यू है, इसमें 2 चीजें हैं। नंबर 1 के इतने ही मेंबर्स होंगे, नंबर 2 जो बेंच पे अवेलेबल हैं उस वक्त के बेंच के, वो इसका हिस्सा बनेंगे। दैट्स व्हाई जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को इस बेंच का हिस्सा बनाया गया। जस्टिस मुनीब साहब की तरफ से ये भी कहा जा रहा है, अभी वैसे शुरू में अजहर साहब ने भी कहा था कि उन्होंने थोड़ी रिक्यूज किया है, उन्होंने एतराज उठाए हैं, रिक्यूज तो नहीं किया ना कि मैं नहीं बैठता। रिक्यूज अगर नहीं किया तो उनको बैठना चाहिए था। करेक्ट। वो बैठ के कहते जी कि मेरा ये ऑब्जेक्शन है, और तारीख का हिस्सा बनते, यानी वो अपना तारीखी किरदार अदा करते कि ये लिखते और जो भी है। सही हो गया। मैं अभी भी ये कहता हूँ कि उनको, उन जैसे काबिल जज को इस बेंच का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि अगर बेंच के कुछ मेंबरान अगर दूसरी तरफ जा रहे हैं या जाना चाहते हैं, तो उनके लिए उनके सामने दीवार साबित हो, बताएं कि हमारा जो, मैं ऑथर जज हूं और इसमें ये रीजनिंग दी गई थी, अभी भी वो ये इनकलाब रकम करने का मौका तो था, ये तारीख रकम करने का। सिकंदर साहब, ये अभी 144 के हवाले से भी हम सुन रहे हैं कि शायद ऐसी भी कोई कानून साजी आप लोग कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि 90 दिन तक जो है वो 144 दफा 144 लगा दी जाए। तो ये दर्द सर तो बन गए ना आपके लिए, ये जो तमाम तर जलसे जुलूस कर रहे हैं, और अगर कोई वाकई लोग नहीं आ रहे तो फिर इनको आप लोग रोक क्यों रहे हैं? ये लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं। अब 4 अक्टूबर को इन्होंने डी चौक की भी कॉल दे रखी है। जी, मैं सबसे पहले तो एक पॉइंट जो अजहर भाई ने कहा, मैंने याद कराना चाहता हूं 2021 का मार्च का एक फुल बेंच का फैसला जिसमें हम पिटिशनर थे और सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने लोकल गवर्नमेंट्स रिस्टोर की थी। तो उस टाइम पे क्या तकरीम सुप्रीम कोर्ट की या फुल बेंच के जजेस जो हैं वो किसी और तरीके से इलेक्ट हुए थे? क्यों उन्होंने 1 साल तक उस फैसले पे इंप्लीमेंट नहीं किया? मैं एक और केस में पिटिशनर हूं 2018 की इलेक्शन पिटिशन में। आज इन्हें फॉर्म 45, 47 और बड़े इतराजात आ रहे हैं कि कौन सा जज किस तरह किस ट्रिब्यूनल में लग गया। आज तक मुझे नोटिस आ रहे हैं, मेरे केस का फैसला नहीं किया गया। इन्होंने बड़ी खूबसूरत बातें, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, NA 134 पिछले NA 140 अभी तक पिटिशन पेंडिंग है। इन्होंने जब 2013 से 18 हमारी गवर्नमेंट थी, इन्होंने कई इल्जामात लगाए, हमने 4 बाय इलेक्शन कराए, उन 4 बाय इलेक्शंस में हम फिर जीते। फिर अयाज सादिक ने 5वीं दफा इमरान खान साहब को हराया, कलसूम नवाज साहिबा को अपनी जान दे के ये साबित करना पड़ा इस मुल्क के अंदर कि वो वाकई बीमार थी। बट मैं इन्हें जरा बताना चाहता हूं कि जिन जजेस की क्या इस सुप्रीम कोर्ट में साकिब निसार साहब ने एक रात में बेंच कॉन्स्टिट्यूट नहीं किए? क्या सिसिलियन माफिया कहने वाले जजेस के बारे में जावेद हाशमी साहब जलसों में नहीं बता के गए थे कि आने वाले क्या 4 जजेस ने किरदार अदा करना है? क्या उन्होंने वो किरदार अदा किया? अजहर सदीक साहब ने पब्लिकली आके उन्हें कंडेम किया, पिटिशन फाइल की कि तब ज्यादती हो रही थी इस मुल्क की सबसे बड़ी जमात के साथ। क्या उस टाइम के ऊपर इन्हें मोरल्स भूल गए थे? क्या उस टाइम इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का नाफिज कर दिया गया था? और फिर बड़ी खूबसूरत बातें की। क्या भूल गए मतीउल्लाह जान के साथ क्या किया गया? क्या भूल गए राना सनाउल्लाह के खिलाफ कौन सी FIR दी गई और किस तरह बैठ के शरियार आफरीदी साहब किस जमात के नुमाइंदे थे और क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस? सही हो गया, लेकिन वही वाली बात है, वो कह रहे हैं कि अब उनका सर क्लेम है कि इलेक्शन कमीशन को, वही इलेक्शन कमीशन है। तो मेरा एक पॉइंट है आखिरी, मेरा एक पॉइंट है अजहर भाई, लेट मी कंप्लीट प्लीज। मेरा एक पॉइंट है, देखें ये बहस सेकेंडरी है, ये बहस सेकेंडरी है। मैं इस मुल्क के सुप्रीम कोर्ट को तब मानूंगा, मैं इस मुल्क के सुप्रीम कोर्ट की जो असल उनका मकसद है कि इस मुल्क के अंदर केसेस को फैसला क्यों नहीं कर रहे, क्यों हमारे केस 5-5 साल नहीं लग रहे, क्यों हम जो जजेस हैं उनकी इंडक्शन में रुकावट बने हुए हैं, क्यों स्पीडी जस्टिस लोगों को नहीं मिल रहा, क्यों लोगों को जस्टिस लोअर कोर्ट्स में डिनाई हो रहा है, क्यों नंबर्स ऑफ केसेस की। सर मैं मुकम्मल कर रहा हूं, 1 सेकंड
मैंने 20 मिनट तसल्ली से आप सबको सुने। तो जो उनके एक्चुअल रिफॉर्म्स हैं, एज आई एम नॉट ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, बट मेरे एज पाकिस्तानी ये सवाल आते हैं कि क्यों हम सब बैठ के ये एनर्जीज उन कामों पे सर्व नहीं कर रहे, और जहां तक इनके जलसे का शौक है, दफा 144 का जवाब देते हैं। 144 टेलीविजन पे कह रहा हूं, मैं पब्लिक टेलीविजन पे कह रहा हूं कि ये अली अमीन गंडापुर साहब को लेके आए, मैं उन्हें ठोकर से रिसीव करके अपनी हिफाजत के अंदर अपनी तहसील में करना वो कह रहे हैं ना आपकी अथॉरिटी नहीं है सिकंदर साहब, वो आपकी अथॉरिटी डिनाई कर रहे हैं। मुझे एक मिनट तो क्या अथॉरिटी उनकी है जिन अंपायर की उंगलियों पे ये नाचते हैं? भाई जिन्होंने फैसला करना किस चीज के मिनिस्टर आपको कह रहे हैं, एक एमपीए कह रहे हैं कि आप आए मेरे हल्के में, ये यही तो करते हैं। इनमें इतनी इखलाकी जुर्रत ही नहीं है जुर्रत तो आए मेरे हल्के में जलसा करें। मैं इन्हें ओपनली चैलेंज कर रहा हूं। अजहर सदीक साहब पाकिस्तान नहीं है, बट आए तो सही ना, बैठ के बातें कर देनी कि मैं आपको हिफाजत से लेके जाऊंगा। मैं पब्लिक क्यों आपके हल्के में हो, क्यों हल्के में आप पूरे पंजाब में क्यों ना हो, पूरे पाकिस्तान में चले आपको मैं फिरोजपुर रोड पे करा देता हूँ। आए हम कॉन्स्टिट्यूएंसी आपको अलग दे देते हैं। आप हर जगह इतने पॉपुलर हैं, आए मलिक अहमद खान के हल्के में राइट 144 का जवाब फरमा दें, क्योंकि असेंबली नहीं हो सकती ना 4 लोगों से ज्यादा की, फिर जिसका मर्जी हल्का हो आप लगा रहे हैं 90 रोज तक। दूसरा मसला ये आज इन्हें एमएनएस की तकरीम के ख्याल आ रहे हैं। इसी मुल्क के सेनेट के अंदर जब बैठ के वहां पे 67 मेंबर्स गए थे और वोट 40 समथिंग निकले थे, तब तो इस मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन अजहर साहब को भूल गया था। तब फ्लोर क्रॉसिंग के बारे में इन्होंने कोई बयान दिया हो। अजहर साहब जवाब देते बहुत अच्छे थे, खुदारा हमारी जवाब देते जवाब लेने पर 3 काफी हो गया है। अब जरा सुनिएगा, तो मुझे सारा बताते हैं क्या 2 गलतियों को आज हम गलती मान गए ना। ये सारी बातें इन्होंने सारी बातें कबूल कर ली, सारी बातें मान ली इन्होंने कि जो कुछ हो रहा है आज गलत हो रहा है। अगर माजी में गलत हो रहा है इसका मतलब आज नहीं है कि आज हम कहे कि नहीं हम भी उससे ज्यादा करेंगे। ये तो सबूत है। मैं तो आपको इनवाइट कर रहा हूं, सुन लेना आराम से सुन। सही हो गया, वाइंड अप करना है नाज़रीन। नाइल थैंक कॉलमैन, आपके देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।